नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 5 का जो इकाई 3 है काव्य प्रयोजन, तो इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में जो संस्कृत आचार्यों द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजन है उस बारे में चर्चा किया जा चुका है। तो इस वीडियो में जो हिंदी के कवियों और आलोचकों का जो इस बारे में विचार है, अर्थात काव्य प्रयोजन के बारे में विचार है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो काव्य प्रयोजन का जो अर्थ है वो है कि काव्य लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए अगर हम लोग दो प्रश्न का उत्तर खोजें तो ये स्पष्ट हो जाएगा। पहला कि कोई भी रचयिता काव्य को रचता क्यों है, और दूसरा कोई भी पाठक उस काव्य को पढ़ता क्यों है। ठीक है, तो अगर कवियों की दृष्टि से देखें तो कई प्रयोजन हो सकता है काव्य लिखने का। जैसे वो अपना यश प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, किसी को उपदेश देने के लिए, या लोक कल्याण के लिए हो सकता है, या फिर अपना परलोक सुधारने के लिए अर्थात अपने मोक्ष के लिए, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार के काव्य प्रयोजन हो सकते हैं। और अगर पाठक की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक तो जो है तो पाठक को इससे शिक्षा मिलता है, ज्ञान मिलता है, नॉलेज बढ़ता है, साथ ही इन काव्यों को पढ़ने से उन्हें आनंद आता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो पाठक के दृष्टि से देखा जाए तो काव्य प्रयोजन एक आनंद प्राप्त करना और दूसरा शिक्षा प्राप्त करना हो सकता है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि जो हिंदी के कवि हैं तो उनका इस बारे में क्या विचार है। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य को कई कालखंडों में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहला है वो है आदिकाल, आदिकाल के बाद फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। और आधुनिक काल में फिर उसको कई चरणों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला हो गया भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग आता है। तो छायावाद के बाद फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तो इस तरह से वो चलते जाता है। तो समय के साथ कवियों का जो दृष्टि है ना, काव्य प्रयोजन संबंधी जो दृष्टि है उसमें भी निरंतर बदलाव होते जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके देख लेंगे। साथ ही अगर आप एमएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में एमएचडी प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स अपलोड की जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आदिकाल के कवियों की काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टि। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अधिकतर कवि चारण या भाट थे और राज्याश्रित कवि थे। ठीक है, अर्थात ये अधिकतर राजाओं या सामंतों के दरबार में रहते थे और उनकी काव्य रचना का प्रयोजन अपने आश्रयदाता राजाओं सामंतों को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रशस्ति गान करना था। ठीक है, तो उनका प्रशस्ति गान करना ही इनका मुख्य प्रयोजन था। उनके शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल का झूठा सच्चा वर्णन करके, उनके ऐश्वर्य का बखान करके उन्हें प्रसन्न रखना ही मेन प्रयोजन था, मुख्य उद्देश्य था, है ना। अतः इस काल में काव्य प्रयोजन का अगर बात करें तो पहला तो यश प्राप्त करना और दूसरा धन प्राप्त करना, यही दो मुख्य प्रयोजन मुख्य था आदिकाल में। अब देख लेते हैं भक्ति काल के कवियों की काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टि। आदिकाल के तुलना में भक्ति काल में कवियों का जो दृष्टि है इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब अधिकतर जो कवि अब वो राज्याश्रित नहीं थे, वो स्वतंत्र रूप से रहते थे। ये खुद भक्त थे और अपनी भक्ति में ही लीन होकर ये रचना करते थे। इस काल के कवियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, सगुण भक्ति काव्य वाले और निर्गुण धारा के कवि, है ना। तो जो सगुण काव्य धारा के कवि थे उसमें से जो इस काल के कवियों को दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। पहला जो शगुन पंथी थे और दूसरा जो
निर्गुणपंथी थे, है ना। तो सगुणपंथी कवियों को फिर दो प्रकार हम लोग देखते हैं, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो जो पहले ये जो सगुणपंथी थे, तो उनका जो मुख्य काम था, तो उनका मुख्य जो प्रयोजन था, काव्य प्रयोजन, वो था कि भक्ति भावना का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। अभी स्पष्ट किया जा चुका है कि ये कवि स्वयं भक्त थे और भक्ति में लीन होकर ही रचना करते थे, ठीक है। तो इनका जो प्रयोजन था, पाठकों को सांसारिकता से अलग कर भगवान की भक्ति में अनुरक्त करना मुख्य प्रयोजन था। तुलसीदास ने उसी काव्य को उत्तम माना है जो सबका हित करे, कल्याण करे। कहते भी हैं तुलसीदास, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरे का हित करने के समान या उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वैसे ही अगर पर पीड़ा अर्थात दूसरे को दुख देना, तो दूसरे को दुख देने के समान कोई अधर्म का काम नहीं है। अर्थात दूसरे को खुश करना या दूसरे का अच्छा करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। वैसे ही जो भक्ति काल के कबीर आदि संत थे, है ना, जो निर्गुण पंथी संत थे, है ना, तो वे एक और निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं, साथ ही दूसरी ओर सामाजिक धार्मिक विकृतियों का विरोध करते हैं। समाज और धर्म के क्षेत्र में व्याप्त बाह्याडंबर, ढोंग, सड़ी गली मान्यताओं का विरोध करके पंडित मुल्लाओं से टकराकर जनता को जागृत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अर्थात जो विभिन्न धर्मों में आए जो बाह्याडंबर है, बाह्याडंबर मतलब दिखावटी, धर्म का मूल तत्व को छोड़कर उसके बाहरी आवरण को देखना, बाह्याडंबर, है ना, ये सब, या फिर जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, तो कबीर कड़े शब्दों में इन सब का विरोध किया और जो धर्म का जो मूल अर्थ है, मूल तत्व है, उस पर जोर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इन कवियों का जो काव्य प्रयोजन है वो सिर्फ जन जागरण करना ही मुख्य रूप से है। अब देख लेते हैं रीति काल के कवियों की काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टि। तो आप जानते हैं कि भक्ति काल के बाद का जो समय है वो रीति काल का समय है। तो रीति काल में एक बार फिर से अधिकतर कवि वो दरबारी कवि थे, अर्थात ये अपने आश्रयदाता राजा के पास ही रहते थे और जब राजा के पास रहते थे तो राजा का मनोरंजन करना, राजा को खुश करना ही इनके रचना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। समझ लेते हैं। हिंदी के रीति काव्य और रीति शास्त्र में दरबारी काव्य के मूल्यों का पोषण हुआ। अधिकतर कवि दरबारी थे, अपने आश्रयदाता के मनोरंजन के लिए श्रृंगारिक रचना रचते थे। श्रृंगारिक रचना, आप जानते हैं कि दो प्रकार के श्रृंगार का वर्णन होता है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार, है ना। तो संयोग श्रृंगार जिसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है और जो वियोग श्रृंगार है इसमें जब ये नायक नायिका बिछुड़ जाते हैं तो उस समय का जो दर्द है उसका वर्णन होता है, ठीक है। तो यही सब रचना करते थे। इस काल के कविता का मुख्य उद्देश्य भोग और केली क्रीड़ा का वर्णन कर अपने जो आश्रयदाता राजा थे उनका मनोरंजन करना था, ठीक है, ठीक है। तो ये केली क्रीड़ा है ना, जो संभोग क्रीड़ा है ना, वो सब के बारे में ना, तो यही सब था। अब जब देख लेते हैं आधुनिक काल के जो रचनाकार है या आलोचक है उनका काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टि, ठीक है। तो रीति काल से जस्ट ये उल्टा है ना, या फिर भक्ति काल था तो भक्ति काल में भक्ति मुख्य था, है ना। रीति काल में देखे कि राजाओं का मनोरंजन कराना मुख्य था, लेकिन आधुनिक काल में आकर सारे चिंतन का केंद्र मनुष्य हो गया, ठीक है। अर्थात मनुष्य का कैसे भला हो सकता है, लोक कल्याण कैसे हो सकता है, इस काल का यही मुख्य प्रयोजन हो गया। ईश्वर की धारणा
व्यक्तिगत आस्था तक सीमित हो गई। मनुष्य की इसी बुनियादी अवधारणा में परिवर्तन नव जागरण या पुनर्जागरण की मानसिकता से आया। नव जागरण या पुनर्जागरण अर्थात फिर से जगना, है ना। तो ये मानसिकता सामने आया भारतेंदु युग में। हाँ, जैसे आधुनिक काल का बात करते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु युग आता है ना। भारतेंदु युग के सभी लेखक पद्य गद्य में विदेशी साम्राज्यवादी लूट तंत्र का विरोध करते हैं, है ना। तो उस समय भारत में अंग्रेज आ चुके थे और उनका लूट जारी था, ठीक है। तो भारतेंदु युग के सभी लेखक कवि इसका विरोध करते हैं। इस युग के नाटक तो इस विरोध का सर्वाधिक समर्थ माध्यम कहे जा सकते हैं। इस युग का मुख्य काव्य प्रयोजन साम्राज्यवादी शोषण का विरोध, विक्षोभ, विद्रोह और बगावत को व्यक्त करना तथा धार्मिक सामाजिक सुधार चेतना लाना था। अर्थात ये एक तरफ देश से साम्राज्यवादी शोषण का विरोध करते थे, उसी तरह धार्मिक सामाजिक सुधार भी लाना चाहते थे। वैसे ही आगे जब द्विवेदी युग में आते हैं तो द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की महत्ता को लोक जागरण की चेतना से जोड़ा, है ना। तो उससे संबंधित मानते हुए उन्होंने कहा है कि साहित्य में जो शक्ति रहती है वो तो तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। इस प्रकार आचार्य द्विवेदी जी साहित्य को लोक जागरण का सर्वाधिक समर्थ माध्यम मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त, है ना, उन्हीं के युग का कवि थे, है ना, अर्थात द्विवेदी युग के ही कवि थे। उन्होंने रीतिवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लिया, है ना। तो रीतिवाद था, आप देखें, सिर्फ भोग विलास में डूबा हुआ रचना, है ना। तो इन्होंने उसका विरोध किया और रीतिवाद की निंदा करते हुए कविता का आधार लोकानुभूति और सर्वसाधारण से जोड़ा। उनके भारत भारती, है ना, उनका प्रसिद्ध रचना है, का राष्ट्रीय जागरण में अमर स्थान है। गुप्त जी ने काव्य प्रयोजन को लेकर जगह जगह कहा है ना। कुछ कविताओं का अंश भी याद किया जा सकता है, जैसे केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही दूसरे जगह पर कहते हैं, है जिस कविता का काम लोकहित करना, सद्भावों से मन मनुज्य का भरना, पहले तो कांता सदृश हृदय का हरना, फिर प्रकट करना विमल ज्ञान का झरना, है ना। कांता सदृश अर्थात प्रेमिका के समान या पत्नी के समान, ठीक है। तो जिस तरह से वो पहले हृदय को हर लेती है, हाँ, तो उसी तरह से लोकहित करना, है ना, या फिर विमल ज्ञान का झरना, ठीक है। झरना ये क्या है, जरूरी है, कविता का ये प्रयोजन होना चाहिए। इसी प्रकार पूरी की पूरी द्विवेदी युगीन कविता में साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल की भावना है। अब आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए, है ना। तो इस अभियान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दृढ़ आधार दिया। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने साहित्य का प्रयोजन लोक चिंता को घोषित किया। उनके प्रिय कवि कबीर थे और कबीर का जो चिंतन धारा है उसका प्रभाव इनके रचनाओं में दिखाई देता है। तो कबीर की चिंतन परंपरा ही अशिक्षित जनता की व्यथा को व्यक्त करना था। आचार्य द्विवेदी मानते हैं कि रचनाकार लोक चिंताओं से जुड़कर ही लोग को दिशा दृष्टि देते हैं। अब जब आगे छायावाद का बात आता है, नहीं तो छायावाद के कवियों ने सृजन को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नव जागरण से शक्ति लेकर मानव मुक्ति चेतना की ओर प्रवृत्त किया, ठीक है। अब छायावाद के बाद जब प्रगतिवादी
कवियों का बात आता है ना, तो प्रगतिवाद के आंदोलन ने रूढ़िवाद का विरोध करते हुए मार्क्सवादी समाज चिंतन को ग्रहण किया, है ना। मार्क्सवाद आप जानते हैं, जो जिसको हम लोग द्वंद्वात्मक समाजवाद भी कहते हैं, है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारे सर्वहारा वर्ग हैं, अर्थात जो गरीब मजदूर वर्ग हैं, है ना, उनको स्थापित करना बड़े स्थानों में, है ना, ऊंचे स्थानों पर इनको स्थापित करना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। तो प्रगतिवादी आंदोलन में भी इसी प्रकार के काव्य रचना करना मुख्य प्रयोजन बन गया था। प्रेमचंद ने कहा कि रचनाकार समाज में आगे चलने वाला मशाल होता है, रचनाकार स्वभाव से प्रगतिशील होता है। ठीक है, प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य जनता की चेतना को जागृत करना, परिष्कृत करना साहित्य का मुख्य उद्देश्य माना है। अब आगे जब देखते हैं तो प्रयोगवादी युग, नई कविता युग या समकालीन युग में जो अज्ञेय, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा आदि साहित्य चिंतकों की जो एक पूरी पीढ़ी है, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य, लघु मानव सिद्धांत में विश्वास करती है। अर्थात फिर से जो काव्य प्रयोजन है अब वो एक बार चेंज हुआ, है ना। मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास, ठीक है, मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास, मानव स्वाधीनता की रक्षा, मुक्त चिंतन का विकास आदि इनके साहित्य प्रयोजन हैं। अगर सबको कंक्लूड किया जाए, सबको मिला दिया जाए और संक्षेप में कहा जाए तो हिंदी चिंतन परंपरा में लोक मंगलवादी मानव शक्तियों से साक्षात्कारवादी दृष्टि ही साहित्य का मुख्य प्रयोजन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी इकाई का अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।